सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप तुम्हारी अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी एंड वेलकम यू ऑन अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन अंडरस्टैंड करेंगे कुछ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो काफ़ी जगह पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो आई होप सो तुम मेरे काफ़ी सारे सिलेबस को गो थ्रू करते भी हो। काफ़ी सारे बच्चों को, मेरे को जहाँ तक पता चला कि काफ़ी सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि वो डिपॉजिट का जो एसपी का जो चैप्टर है उसके अंदर काफ़ी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। डिबेंचर इट्स ओके फाइन, हो जाता है, बट डिपॉजिट के अंदर काफ़ी सीक्वेंस है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ रहा है। सो ये पूरे वीडियो में अपन डिपॉजिट पूरा कैप्चर करेंगे। बट डिपॉजिट को पढ़ने से पहले, ओके, डिपॉजिट को पढ़ने से पहले आज अंडरस्टैंड करेंगे कि डिपॉजिट है क्या एंड डिपॉजिट कहाँ यूज़ होता है और कंपनीज क्यों डिपॉजिट को यूज़ करते हैं, डिपॉजिट के टर्म्स क्या क्या होते हैं, डिपॉजिट का तरीका क्या होता है, हर वो चीज़ अपन अंडरस्टैंड करेंगे। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 5 है, कुछ समथिंग तुम्हारे टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 है। ओके, और जैसे कि अगर मैं हर जगह जहाँ एसपी पढ़ाता हूँ तो मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई टाटा कंपनी है। ओके, टाटा कंपनी है, ये मार्केट में आ रही है एंड ये मार्केट में जब न्यू आती है तो जाहिर सी बात है ये क्या लेके आएगी, अपना आईपीओ लेके आएगी। उसके बाद भी अगर इसको पैसा चाहिए तो ये एफपीओ लेके आएगी। अब आईपीओ एंड एफपीओ क्या होता है, चैप्टर 3 में और चैप्टर 2 में तुम लोग को डिटेल में मिल जाएगा। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। इसके बाद भी अगर कंपनी को थोड़ा फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनी फंड्स कहाँ से उठाती है, कंपनी देती है राइट इशू से। ओके, राइट इशू के बाद भी अगर कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है तो कंपनी देती है तुम्हारे को बोनस। ओके, जो तुम्हारा ये रिजर्व्स तुम्ही को चुकाया जाता है, इट्स काइंड ऑफ एन सेल्फ एनहांसमेंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी, अभी देखो ये 4 तरीके हैं जहाँ से कंपनी बाहर के लोगों से पब्लिक से पैसा उठा सकती है। अब वो तरीके आते हैं जब कंपनी अंदर के लोगों से पैसा उठाती है। तो अंदर से जब लोगों से पैसा उठाती है तो तरीका क्या होता है, एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, फिर आता है एम्प्लॉय स्टॉक्स परचेज स्कीम्स, फिर आता है सार इक्विटी शेयर्स, कुछ समथिंग है, एंड उसके बाद में आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद में प्राइवेट प्लेसमेंट्स एंड प्राइवेट अलॉटमेंट। ओके, ये वो सभी तरीके हैं जिनके थ्रू, ओके, ये वो सभी तरीके हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने फंड्स रेज करती है मार्केट से। बट ऑब्वियसली ये सभी तरीके होते हैं, ये कंपनीज लोग पब्लिक से भी पैसा उठाती है, ओके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी पैसा उठाती है, अपने एम्प्लॉय से भी पैसा उठाती है। तो ये 3 तरीके हैं और ये तीनों तरीके ये सेंटिमेंट है जहाँ जहाँ से कंपनी पैसा उठाती है। तो आई होप सो बेस क्लियर हुआ अभी तक तुम्हारे को। कंपनी के बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी को अगर धंधा करना है तो कंपनी को बहुत बड़े बड़े पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी तुम लोग को ऑफर करती है 2 चीज़ें, एक होता है शेयर कैपिटल, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, ओके, और एक होता है तुम्हारा डेप्थ कैपिटल। शेयर कैपिटल में तुम्हारे को 2 चीज़ें होती है। अब सबको ये चीज़ मालूम है भाई, ये इक्विटी है और ये प्रेफरेंस है, सबको अच्छे से मालूम है। डेप्थ कैपिटल, क्योंकि अभी आप फोकस सिर्फ डेप्थ कैपिटल पे कर रहे हैं, तो डेप्थ कैपिटल के अंदर कंपनी के पास 3 ऑप्शन क्या आता है, एक सबसे पहला आता है डिबेंचर, डिपॉजिट और बॉन्ड। फाइन, एक होता है डिबेंचर होता है, एक डिपॉजिट होता है, एक बॉन्ड होता है। अब तुम लोग ने याद है ओसीएम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज लोन। ओके, एक लोन करके तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लोन के अंदर तुमने पढ़ा था भाई, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है मीडियम टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन जो होता है ना, वो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, एम आई राइट। लॉन्ग टर्म जो लोन होता है वो फिक्स्ड कैपिटल के लिए होता है। मतलब वर्किंग कैपिटल, फॉर एग्जांपल कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदना है, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, कंपनी को रेंट भरना है, कंपनी को इन्वेंट्री मैनेज करना है, कंपनी को सेल्स प्रमोशन करना है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट, मिनी इन्वेस्टमेंट करना है,
ओके, मतलब और भी बहुत सारे तरीके, मतलब जो छोटे टर्म के लिए, जो रेगुलर बेस पे, ओके, जो रेगुलर बेस पे जो खर्चे आते हैं, कंपनी उनके लिए शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन उठा लेती है। लेकिन फॉर एग्जांपल कंपनी को मशीनरी ओपन करना है, कंपनी को एसेट्स ओपन करने हैं, कंपनी को अपना प्लांट डालना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी लॉन्ग टर्म लोन उठाती है, राइट? ओके, लॉन्ग टर्म लोन उठाती है। तो जाहिर सी बात है, लोन जो होता है ना, ये कंपनी के लिए बन जाता है आगे जाके डेप्थ, ठीक है, ये डेप्थ। तो जब लोन उठाती है कंपनी, तो लोन 3 टाइप के होते हैं, वो डिवेंचर भी हो सकता है, वो डिपॉजिट भी हो सकता है, वो बॉन्ड भी हो सकता है। अब जैसे कि आप लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी है। उसी तरीके से, ओके, उसी तरीके से कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म, तो कंपनी उठाती है डिवेंचर, जिसका पीरियड स्टार्ट होता है 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स, ओके, एंड होता है 30 ईयर्स तक। डिपॉजिट का जो पीरियड होता है वो 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स होता है। एंड बॉन्ड जो होता है, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। काफ़ी जगह पे मैंने बताया भी है, पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ बॉन्ड होता क्या है। तो अब क्योंकि सिर्फ अपन डिपॉजिट पढ़ रहे हैं, तो वी विल ओनली अंडरस्टैंड अबाउट द डिपॉजिट कि डिपॉजिट होता क्या है। ओके, तो आ जाते हैं सीधे टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, जस्ट अ मिनट, गॉट पॉइंट। ओके, मैं डिपॉजिट चैप्टर लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ये तो लेटर्स आ गए। डिपॉजिट, तो डिपॉजिट जो होता है गाइस, वो क्या है देख लो। Accepting deposit from the public, okay, public or the firm from or the members is one of the source of raising funds for the company. It is cheaper to raise funds through the deposits. डिपॉजिट का जो लोन रहता है, देखो डेप्थ के जो भी फंड्स हम रेज करते हैं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना, वो कंपनी डिसाइड करती है, सामने वाला नहीं। ओके, तो ये बहुत अच्छा खासा हो जाता है। Moreover, there is no dilutions in the control as it is a type of short-term loan taken by the company. Sorted है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे को ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी। अभी वो क्या क्या चीज़ें हैं देखते एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी कौन सी ऐसी कंपनीज है जो डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है? तो वो कंपनीज है, अब बैंकिंग कंपनी। ओके, बैंकिंग कंपनी कभी भी लो डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती है, उसके कुछ रीजंस है। ओके, रीज़न फॉर एग्जांपल, सपोज करो तुम लोग ने बैंक में कुछ फंड्स डाले, समझ लो 1 लाख रुपए, तुमने बैंक में 1 लाख रुपए डाला। ओके, तूने बैंक में 1 लाख रुपए डाला और बैंक तुम ही को शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को करके यही लोन तुम्हें को चुका रही है। ओके, तो ये सही है कि गलत है? गलत है ना। अभी देखो सिनेरियो कैसा रहेगा। कोई बैंक है, दूसरा कंडीशन बताता हूँ, कोई बैंक है, अभी बैंक को फंड्स की नीड पड़ी, इसको फंड्स की नीड है, और ये भी शॉर्ट टर्म नीड्स है। कंपनी को बड़े टर्म्स के लिए नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए ही फंड्स चाहिए थे। तो अब कंपनी क्या कर रही है, जो लोगों के पैसे बैंक में पड़े हैं ये खुद ही को लोन देंगे, ऐसे चल सकता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए डिपॉजिट के कुछ कंडीशन है। ऑल कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सपेक्ट, बैंकिंग कंपनी कभी नहीं ले सकती। एनबीएफसी कंपनी, जो कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो भी कंपनी उठा नहीं सकती। हाउसिंग कंपनी लिमिटेड, ये भी नहीं उठा सकती। और ऐसी सच कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर चुकी है कि भाई तुम पैसा नहीं उठा सकते हो, अंडर द सेक्शन 73 से लेकर 76 तक, वो कंपनी डिपॉजिट नहीं उठा सकती है। ओके, तो अभी कंपनी डिपॉजिट, ये देखो, ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, जाहिर सी बात है कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी कहीं से तो उठाएगी। ओके, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अब अगर तुम डिपॉजिट ले रहे हो तुम्हारे मेंबर्स से, ओके, मेंबर्स से, तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, और अगर तुम पब्लिक से ले रहे हो तो उसकी कुछ कंडीशन है। अब ये कंडीशंस होते क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो तुम आधार कार्ड बनाते हो, तो आधार कार्ड की कोई लिमिटेशन नहीं है, तुम्हारी बर्थ, तुम जन्म लिए हो,
उसके 6 महीने में, साल भर के अंदर तुम्हारा आधार कार्ड बन जाता है। लेकिन पैन कार्ड का एक कंडीशन है ना, पैन कार्ड तुम्हारा 18 के बाद ही बनता है, बैंक अकाउंट तुम्हारा 18 के बाद ही बनता है। पासपोर्ट की भी कोई कंडीशन नहीं, तुम जन्म ले लो, तुम्हारा पासपोर्ट ऑटोमेटिकली बन सकता है जब तुम्हारा फैमिली चाहे। सो कुछ चीज़ों के कुछ कंडीशंस होते हैं, राइट। तो अगर कंपनी अगर लोन उठा रही है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज है, ओके, क्राइटेरियाज है जो गवर्नमेंट सेट करती है। तो अगर तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो अपने मेंबर से, ओके, तो तुम प्राइवेट कंपनी हो, ओके, तो उसकी अलग कंडीशन है। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, अदर देन एलिजिबल कंपनी मतलब इसके बाद वाली कंपनी। अब इसके बाद वाली कंपनी तो वही कंपनी होगी ना जो एलिजिबल नहीं है, तो इसको तुम बोल सकते हो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ऐसे शॉर्टकट में तुम बता सकते हो। तो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये मैं समझ सकता हूँ कि ये पूरे पार्ट में अभी तक तुमको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, डोंट पैनिक, मैं बताऊंगा ना तो वो समझ जाओगे तुम, ठीक है, मैं बताऊंगा तुम समझ जाओगे। अभी सबसे पहले एलिजिबल समझते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ओके। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वही कंपनी डिपॉजिट उठा सकती है, सिर्फ वही कंपनी डिपॉजिट मार्केट से उठा सकती है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ का हो, ओके। क्या बोल रहा हूँ, जिसका नेटवर्थ कितना हो, 100 करोड़ का, और या तो उसका टर्नओवर जो कंपनी का है वो 500 करोड़ का होना चाहिए। तो ये कंडीशन नंबर 1 हुई, ये कंडीशन नंबर 2 हुई। बस ये 2 ही कंडीशन है जहां से कंपनी डिपॉजिट उठा सकती है। अगर डिपॉजिट उठाना है तो ये 2 क्राइटेरिया तुम्हारे को फुलफिल करना ही पड़ेगा, वरना तुम एलिजिबल नहीं हो, ओके। तो अब जरा ऊपर के कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ओके, मेंबर्स। तो ये प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी बोले तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करो एक कंपनी है और ये कंपनी प्राइवेट है, तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक के पास जाके पैसा नहीं मांग सकती बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। तो ये कंपनी क्या करेगी, अपने मेंबर से पैसा मांगेगी। अब तुम बोलोगे सर शेयर होल्डर भी तो मेंबर होता है ना। अरे ये वो कंपनी है जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, छोटी मोटी कंपनी है। ये कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा मांगेगी और डायरेक्टर के जो रिश्तेदार है ना उनसे पैसा उठा सकती है शॉर्ट टर्म लोन के लिए। मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ना, ओके। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। मतलब ये वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी तो है बट ये नॉन एलिजिबल है। अब नॉन एलिजिबल है तो जाहिर सी बात है वो अपने लोगों से पैसा उठाएगी। तो जाहिर सी बात, ये देखो ये भी कंपनी वही करेगी, ये अपने मेंबर से पैसा उठाएगी और डायरेक्टर से पैसा उठाएगी और डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा उठाएगी। सॉर्टेड है। लेकिन अब आ जाते हैं फंडा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है। अरे भाई ये वो कंपनी है जिसका दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दोनों कंडीशन बोले तो क्या, 100 करोड़ का नेटवर्थ या 500 करोड़ का टर्नओवर। ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया उसका फिल हो रहा है, तो कि दोनों क्राइटेरिया नहीं चाहिए, दोनों में से एक क्राइटेरिया चाहिए, ओके। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या बोलता है, दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक, ओके। वो मेंबर से भी पैसा उठा सकती है, वो पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है, ओके। मेंबर से भी पैसा उठा सकती है और पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है, बट उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, 100 करोड़ का नेटवर्थ या 500 करोड़ का टर्नओवर। देखो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का समझाना आई गेस तुम लोग को। एलिजिबल पब्लिक कंपनी वही कंपनी है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़ है, ओके। अब आ जाते हैं उसके आगे वाला पार्ट, ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अच्छा, पब्लिक एलिजिबल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी का भी वही कंडीशन है, कुछ अलग सा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ लेंगे उनको। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अभी जितने भी टर्म्स तुम देखे हो ना यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी, ये देखो जितने भी टर्म्स तुम यहाँ पे देखे हो ना, जस्ट अ मिनट, ओके। जितना भी टर्म्स जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट देखा, पब्लिक कंपनी देखा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी देखा, ये सब तुमको डिटेल में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, डिटेल में यहाँ पे मिलेगा। तो देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहला था प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी का मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने मेंबर से उठा सकता है, डायरेक्टर से पैसा उठा सकते हो, डायरेक्टर के रिश्तेदार से पैसा उठा सकता है। लेकिन क्या ये पब्लिक से पैसा उठा सकता है क्या, नहीं, ओके। ये कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती है, ठीक है।
तो आ जाते हैं पॉइंट के अंदर। प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिश्तेदार, ओके, नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स। अब ये वाला पॉइंट क्या है भाई, गड़बड़ है ना, ये वाला पॉइंट समझा नहीं, ओके। तो अब इस पॉइंट को एक बार अच्छे से समझते हैं, ओके। पेड अप शेयर कैपिटल कितना क्या होता है एक्सेट्रा जो भी, ओके। तो एक बार उसको समझ के लेते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं वापस। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, ओके। फॉर एग्जांपल सपोज करो मार्केट के अंदर एक कंपनी है, ओके। कंपनी ने इशू किए 1,00,000 शेयर, ओके। 1,00,000 शेयर इशू किए एट द प्राइस ऑफ 100, 10 ले लो, चलो 100 ही ले लेते हैं, 10 रुपये का क्या ही शेयर रहेगा, 100 रुपीज़ ले लेते हैं, ओके। तो इसका अमाउंट कितना आएगा, मेरे एसपी वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स बताओ जरा अमाउंट कितना आएगा। अरे गधो, तुमको क्या करना है, पहले 1,00,000 रुपये लिख लो ना, हैं, उसके पीछे और 2 जीरो हटा दो, लगा दो, तो ये उसका वैल्यू हो गया। बोले तो क्या, यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ जो होगा ना, 1 करोड़, ये उसका पेड अप शेयर वैल्यू हो जाएगा, ओके। पेड अप शेयर वैल्यू हो जाएगा। तो अब कंपनी क्या करेगी मालूम, कंपनी क्या कर सकती है, अगर कंपनी को पैसा उठाना है, कंपनी को पैसा उठाना है तो कंपनी क्या कर सकती है, अरे प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, डायरेक्टर और रिलेटिव और डायरेक्टर नॉट मोर देन 100%। अरे किसका, एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू का। पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू कितना था अपना, 1 करोड़। तो 1 करोड़ से ज़्यादा, ओके, 1 करोड़ से ज़्यादा वो पैसा नहीं उठा सकते, ओके। अच्छा 1 करोड़ वो था ना, प्लस 1 करोड़ और कर दो, 100% ना, तो इसका 100% कितना होएगा, इसका 100% तो 2 करोड़ होएगा। तो 2 करोड़ से ज़्यादा एक प्राइवेट कंपनी मेंबर से पैसा नहीं उठा सकती है, समझा। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों में से एक कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करो कोई कंपनी है जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ का है और उसके पास फ्री रिजर्व ना 2.5 करोड़ का है, ओके, 2.5 करोड़ का है। उस टाइम पे वो कंपनी क्या बोलेगी, हम लोग को पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से नहीं चाहिए, हम लोग को फ्री रिजर्व्स के हिसाब से चाहिए। तो फ्री रिजर्व्स का इंटू 100% करोगे तो ये 5 करोड़ हो जाता है। तो ये कंपनी 5 करोड़ का डिपॉजिट उठा सकती है, प्राइवेट कंपनी, समझ रहे हो। अपने किस किस से उठाएगी ये अपने मेंबर से उठा सकती है, डायरेक्टर से उठा सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से उठा सकती है। सॉर्टेड है। तो आई होप सो तुम लोग को ये सेंटेंस समझा, 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर वैल्यू और फ्री रिजर्व्स। तो पेड अप शेयर वैल्यू एंड फ्री रिजर्व्स ये होता है। कंफ्यूज नहीं हुए रहेंगे आई गेस। आगे का बात पढ़ते हैं अभी, ओके। तो कंफ्यूजिंग पार्ट अभी आएगा, अभी कंफ्यूजिंग पार्ट अभी तक आया नहीं है तुम्हारे को, कंफ्यूजिंग पार्ट अभी आना बाकी है, ओके। अब आ जाते हैं पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है। दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 35%। अब ये एक और नया लफड़ा, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर एक चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी, ये था प्रीवियस, एक सेकंड, ये था तुम्हारा प्रीवियस ईयर, ये है तुम्हारा करंट ईयर, ओके। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर था, ये तुम्हारा करंट ईयर है। और मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो होगा क्या, अभी ये कंपनी क्या कर सकती है, इमेजिन करो प्रीवियस ईयर ये कंपनी ने डिपॉजिट उठा लिया, और ये कंपनी ने जब डिपॉजिट उठाया तो डिपॉजिट का इसने परसेंटेज कितना उठा लिया अपना, इसका समझ लो पेड अप शेयर कैपिटल था 100 करोड़, सपोज करो एक अज्यूम करके चलो 100 करोड़ इसका पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू था। तो पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू का 35% कितना होगा, 35 करोड़, बराबर ना। इसका 35% तो 33 करोड़ होगा। तो अब इमेजिन करो फॉर एग्जांपल इसने 20 करोड़ प्रीवियस ईयर उठा लिया था मार्केट से डिपॉजिट, तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 35 करोड़ ही उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा नहीं कि एक साल में 35 करोड़, ये टोटल 35 करोड़ उठा सकता है। तो करंट टाइम पे इसकी वैल्यू कितना, इसने 20 करोड़ तो प्रीवियस ईयर उठा दिया, तो करंट ईयर में कितना उठा सकता है अभी ये 15 करोड़ ही उठा सकता है, बिकॉज इन दोनों को टोटल करने के बाद सिर्फ 35 करोड़ होना चाहिए, ओके, जो इसके पेड अप शेयर कैपिटल का 35% होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट, टुगेदर प्लस टुगेदर, इसको इसके लिए टुगेदर बोला गया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट
टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 35%, प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 35%, तो उससे ज़्यादा भी कर ही नहीं सकती। और किसका? पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू और फ्री रिजर्व का। समझा तुम लोग को? कंफ्यूजिंग वाला अभी पार्ट है, अभी देखो ये वाला है कंफ्यूजिंग वाला पार्ट, टेंशन मत लो, आराम से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, अभी क्या है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी पे आ जाते हैं। अब ये वो कंपनी है जो एलिजिबल है भाई, ये पब्लिक के पास जाके पैसा ले सकती है, लेकिन इसका पब्लिक के पास जाके पैसा लेने का भी कुछ कंडीशन है। देखो ये मेंबर से भी तो पैसा उठा सकती है ना, ओके, ये मेंबर से भी पैसा उठा सकती है, फाइन, और ये पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है। तो जब मेंबर से पैसा उठाएगी तो ये 10% उठा सकती है, किसका? एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू एंड फ्री रिजर्व का। और पब्लिक से अगर पैसा उठाना है तो किसका उठाएगा? एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल का 25% ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो देखो यही बात होगी। अभी मैं समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, हाँ आ जाते हैं पार्ट के अंदर। अभी इमेजिन करो फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने पैसा उठाया, मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पब्लिक की बात में समझाऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो सपोज करो प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, और ये कंपनी का नेटवर्थ कितना है? कंपनी का नेटवर्थ है सनो टर्नओवर हो जो भी है, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, ओके 100 करोड़ है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का 10% कितना होएगा? 10 करोड़। तो इमेजिन करो प्रीवियस ईयर इसने 8 करोड़ उठा लिए, तो अब करंट ईयर ये सिर्फ 2 करोड़ उठा सकता है। यही बात अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो ये प्रीवियस ईयर है तुम्हारा और ये करंट ईयर है, ओके। तो तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू कितना है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ का 25% कितना हुआ? 25 करोड़। तो समझो इसने 15 करोड़ पहले उठा लिए थे, तो अब ये सिर्फ 10 करोड़ उठा सकता है पब्लिक से। मतलब दोनों मिला के ना 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेंबर का, और दोनों मिला के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पब्लिक से, ओके। तो देख सुनो, बात सुनो, अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी की बात करूँ फॉर द मेंबर cannot accept fresh deposit if the amount of such deposit together with the previous deposit exceed 10%, okay, of aggregate paid up share capital value and free reserves। और पब्लिक से अगर लोन लेना जाएगा, cannot accept fresh deposit if the amount of such deposit together with the previous deposit exceed 25% aggregate paid up share value of the free reserves। अब गवर्नमेंट कंपनी का कोई टेंशन है, गवर्नमेंट कंपनी सीधी बोलती है, गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, वो 35%। अब वो उनकी मर्जी है, मेंबर से पूरा 35% ले ले या पब्लिक से पूरा 35% ले ले, वो हमारी उनकी मर्जी है, वो जिससे लेना चाहे उससे ले सकती है। जनरली कभी भी गवर्नमेंट कंपनी अपने मेंबर से पैसा नहीं उठा सकती, भारत सरकार कभी भारत सरकार से पैसा नहीं उठा सकती, कहीं और से उठाती है, ठीक है। अब टेन्योर तुम सबको मालूम है, टेन्योर इसका कितना होता है? पीरियड्स बोले तो नो डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी रीपेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months to 36 months। डिपॉजिट का पीरियड अपन पहले ही कर चुके हैं ना, ओके। इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे कंपनी 6 महीने से भी कम डिपॉजिट इशू कर सकती है, बट उसका भी एक कंडीशन। कंपनी बोलती है यार तुम्हारा अगर समझ लो तुम्हारा शेयर पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू 100 करोड़ है, तो उसके 10% उठा सकते हो अगर तुम लोग को 3 महीना या उससे कम का पैसा उठाना है। तो देखो क्या बोलते हैं, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल earlier than 6 months to meet its short term need or very short term need। such deposit must have a tenure of minimum 3 months, कम से कम 3 महीने का होना ही चाहिए। and the amount of such deposit cannot be more than 10% of the aggregate paid up share capital value and the free reserves of the company। समझा? अपना पूरा शेयर कैपिटल वैल्यू का 10% से ज़्यादा तुम नहीं चार्ज कर सकते हो अगर तुमको 6 महीने से नीचे का पैसा उठाना है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, नो डिमांड डिपॉजिट क्या बोलता है? कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिमांड रीपेबल टू द डिपॉजिट। ये ईजी है, छोड़ो इसको। अब आ जाओ आगे वाला पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, दैट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट विच वुड बी क्लियरली मेंशन इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट। अब है ना थोड़ा पुराना बेस पे आ जाते हैं। मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी कि अगर तुम पब्लिक से पैसा उठा रहे हो तो तुमको क्या बेचना चाहिए, और अगर तुम मेंबर से पैसा उठा रहे हो तो तुमको क्या बेचना चाहिए, बताओ ज़रा। ओके, कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। ओके, अगर तुम मेंबर से पैसा उठा रहे हो तो तुमको क्या एक सर्कुलर भेजना पड़ेगा, और तुम पब्लिक से पैसा उठा रहे हो तो तुमको एडवर्टाइजमेंट भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है,
ये चीज़ आगे जाके आएगी, अच्छे से आएगी, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, थोड़ा पास्ट बैकअप थोड़ा अच्छे से कर लो गाइस, क्योंकि इसके अंदर बहुत काम आने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं 5th पॉइंट के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? ए कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब क्या? एक कंपनी है, ओके, और ये डिपॉजिट मांग रही है लोगों से, तो डिपॉजिट का फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, एक फॉर्म। ये फॉर्म क्या होगा? ये पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक इसको फिल करेगी और फॉर्म के साथ पैसा भी देगी। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे तो रैंडमली आके ऐसे बोलेगी ना कंपनी मेरे को 500 रुपये दे या 5 लाख रुपए दे, लोग आके कोई भी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। अगर कंपनी को डिपॉजिट इशू करना है तो उसका फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा। अभी के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ होता है, बट पहले के टाइम पे फॉर्म बनता था। ये फॉर्म जब पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक उसको फिल करेगी, अपना नाम डालेगी, अपना एड्रेस डालेगी, अपना बैंक अकाउंट डालेगी, फिर कैश लगा के कंपनी को देगी, तभी तो उनको डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना क्यों मिलेगा? तो कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। Just a minute. Okay. Company has to provide application form. It should contain declaration by the applicant that deposit is making is not made of any amount borrowed by him from the another person. ओके, किसी और से लेके तुम पैसा ना डाल रहे हो, खुद का पैसा डाल रहे हो कंपनी का। ओके, जॉइंट नेम। कंपनी सिर्फ 3 लोग का नाम ही ले सकती है। अगर तुम जॉइंट में बाई करना चाहते हो, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द जॉइंट नेम ऑफ द डिपॉजिटर, बट देयर शुड बी नॉट मोर देन 3 नेम्स। नॉमिनी क्या होता है ये तुम्हारे को अच्छे से मालूम ही हो। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, ये थोड़ा एक आ जाता है फंडा, जहाँ पे तुम्हारा बेस पता चलेगा तुमको कितना अच्छे से आता है। ओके, आया सर्कुलर पे स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर की बात करूँ मैं, यस, तो सर्कुलर किसको दिया जाता है? मेंबर को। एडवर्टाइजमेंट किसको दिया जाता है? पब्लिक को। इफ द कंपनी इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट शुड इशू सर्कुलर, बट इफ इट इनवाइट्स पब्लिक, इट शुड इशू एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, सर्कुलर हो चाहे एडवर्टाइजमेंट, दोनों ही आरओसी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, नहीं होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। ओके, अब कंटेंट क्या होना चाहिए किसी सर्कुलर का और एडवर्टाइजमेंट का? सबसे पहला, तुम अगर सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशू कर रहे हो तो तुम्हारे को कंपनी का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ेगी। ओके, अगर तुम सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रहे हो, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रहे हो, तुमको वो पोर्शन बताना पड़ेगा, पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। ओके, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कितनी हैं और रेटिंग क्या हिसाब से दी है उन्होंने। ओके, डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स। डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स मतलब तुम्हारा पीरियड, उसके ऊपर पीरियड के ऊपर तुम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो उनको, और अदर बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ स्कीम्स की बतानी पड़ेगी उनको। उसके बाद में आ जाता है नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। कोई प्रीवियसली डिपॉजिट कंपनी का पड़ा है, ओके, और उसका अमाउंट ड्यू है, अभी तक कंपनी ने पे आउट नहीं दिया, वो भी बताना पड़ेगा ना। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेंबर से लेना है, मेंबर से फॉर एग्जांपल एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, मेंबर से उठा रही है, तो कितना परसेंट होएगा इसका? 10% होएगा। तो प्रीवियसली एंड करंट ईयर में प्रीवियसली उसने 8% ले लिया, अभी सिर्फ 2% ले सकती है, तो बताना ज़रूरी है। नहीं बताएंगे तो क्या स्कैम में आ जाओगे। ओके, कि भाई तुमने डिपॉजिट वालों के साथ गड़बड़ की, तुमने उसके साथ स्कैम किया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ आ जाएगी ना। तो ये सब चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आगे वाला पॉइंट के अंदर। अगर तुम सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो मैंने क्या बोला, किसके साथ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? आरओसी के साथ में। फाइलिंग सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद आरओसी। Okay, company has to file a copy of circular and advertisement signed with all the directors with the register of company. अब issue of circular and notice कर रहे हैं तो only after 30 days of filing a copy with circular and advertisement with the register of company, company can issue circular and advertisement. इशू करने के बाद ही कंपनी कर सकती है। अब कंपनी क्या, मैं क्या बोलता हूँ, सर्कुलर अगर भेजना है मेंबर को तो कैसे भेजेगी? रजिस्टर्ड पोस्ट से। अच्छा, रजिस्टर्ड पोस्ट से कैसे भेज सकती है? अरे मेंबर है ना, मेंबर तो ऑलरेडी उसका शेयर खरीद चुका है, डिपॉजिट खरीद चुका है, तो कंपनी को मालूम है इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ये कहाँ रहता है, क्या करता है, पूरा सब कुछ मालूम रहता है ना। तो ऐसे लोगों को जब अपने मेंबर्स को कंपनी सर्कुलर बेचती है तो उनको मालूम है मेरा बंदा कहाँ रहता है, मेरा स्टेक होल्डर कहाँ रहता है, तो सीधा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगी, स्पीड पोस्ट से भेजेगी, ईमेल से भेजेगी, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर पब्लिक के पास जा रहा है तो ये तो ओपन टू ऑल कॉम्पिटिशन हो गया, कोई भी बाई कर सकता है ना। तो कंपनी ये सोचती है कि ऐसा कौन सा तरकीब लगाऊं कि मैं हर एक लोगों तक पहुंच सकूं। तो कंपनी हैज़ टू पब्लिश एडवर्टाइजमेंट इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ये वर्नाकुलर न्यूज़पेपर क्या होता है? फॉर एग्जांपल तुम महाराष्ट्र में हो तो बेसिक मराठी पेपर हो जाएगा, गुजरात में हो तो गुजराती पेपर हो जाएगा, राजस्थान में हो तो हिंदी पेपर हो जाएगा तुम्हारा,
राजस्थान की अलग लैंग्वेज नहीं है ना, तो इसके लिए हिंदी हो जाएगा, पंजाब में हो तो पंजाबी हो जाएगा, दिल्ली में हो तो इंग्लिश और पंजाबी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में पंजाबी लोग भी रहते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। वर्नाकुलर मतलब उस पर्टिकुलर रेंज में कौन सा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है और कौन से सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर बिकते हैं। तो क्या बोलते हैं, फॉर इन्वाइटिंग पब्लिक कंपनी हैज़ टू पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। अब ये वैलिडेशन ऑफ सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इसका भाई वैलिडिटी होता है। तुमने आज पेपर दिया, कंपनी का कोई फोल्डर है, वो 2 साल के बाद आता है, बोलता है मैं डिपॉजिट खरीदना चाहता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा ना, इसका भी एक वैलिडिटी होता है। द सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट इज वैलिड फॉर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ओके, और एनुअल ईयर जो भी तुमको लिखना है लिख देना। एंड डिपॉजिट ट्रस्टी जो है इट्स ऑल्सो ईजी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट एक बार तुम लोग खुद इसको रीड करके लेना, क्योंकि अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुमको पता रहेगा डिपॉजिट ट्रस्टी क्या होता है। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, मैं 15 पॉइंट ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये पॉइंट छोड़ दूंगा, ओके। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विद इन द 30 days of acceptance has to create charge on tangible assets, okay, tangible movable assets for the amount not less than the amount of deposit accepted, okay. The minimum amount of secure deposit should be equal to the amount not covered by deposit insurance. अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, पहले इधर देखो, नीचे वाला देखोगे तो ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। अभी कंपनी का इंश्योरेंस अगर 20,000 रुपया क्रॉस कर रहा है तो कंपनी को इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, ओके। कंपनी नीड टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट इज पेड अप 20,000 रुपीज इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है ये तुम्हारे को अच्छे से मालूम है, मैं समझा चुका हूँ। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, कंपनी एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेगी जिसके अंदर एवरी ईयर कंपनी या एवरी मंथ या एवरी क्वार्टरली कुछ कुछ पैसा साइड में डालती है, उसको ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बोला है। एंड डिपॉजिट रिसिप्ट, एक बार ये समझ लेते हैं। डिपॉजिट रिसिप्ट क्या बोलता है, कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर्स विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, ओके, ऑफ मनी बाय रियलाइजेशन बाय द चेक। अभी फॉर एग्जांपल सपोज करो तुम्हारा पैसा जो था वो 1 तारीख को कट गया, ओके, तुम्हारे को 22 के आसपास में या 22 के नियर बाय में तुम्हारे को डिपॉजिट रिसिप्ट मिल जाएगा, okay. The receipt has to be signed by officers duly authorized by the board of directors. The receipt contain the name and the address of the depositors, amount of the deposit, rate of interest repayable and the amount of which it is repayable, okay. ये सारी चीज़ उसके अंदर आ जाती है। आई होप सो अपन देखो 10-15 पॉइंट अपन ने कर लिए, सारे पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी नीचे के सारे जितने भी पॉइंट है ना वो छोटे पॉइंट्स हैं, ओके, बहुत छोटे पॉइंट्स है। एक पॉइंट है ना तुम ये इंटरेस्ट का ले लेना, एक इंटरेस्ट का तुम ले लेना, फाइन। एंड उसके बाद के नीचे के सारे जो पॉइंट्स है ना उसको इग्नोर कर देना, ओके, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। 15 पॉइंट ये क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ है, दैट इज नॉट ऐसा, ये क्वेश्चन इतना भी ऐसा बोर्ड के लिए ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या ना ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा हो गया तो आगे वाले 2 क्वेश्चन जो मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ ना ये भी हो जाएंगे। ये जो है ना प्रोसीजर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ये दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ में करवाऊंगा तुम्हारे को, अलग अलग नहीं करवाऊंगा, एक साथ में करवाऊंगा। तो मेक श्योर तुम उस वीडियो में बने रहना, पहले वो वीडियो देखने से पहले ये वीडियो एक बार क्लियर आउट कर लेना, ठीक है। ये वीडियो बहुत समझनी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को चाहिए तो 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। ये वीडियो अगर क्लियर समझ में आ गई ना तो तुम्हारे को वो वीडियो भी क्लियरली समझ आएगी, डिपॉजिट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। वैसे धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोग को भी सजेस्ट करना जो 12th स्टैंडर्ड में है। एंड अगर कुछ भी तुम लोग को कुछ डाउट है तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये क्वेश्चन का मेरे को डाउट है, इसका कुछ वीडियो बनाओ, तो मैं ट्राई करूँगा उसका भी एक वीडियो बनाने के लिए, ओके। सो अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर थैंक यू बोल सकते हो, बेशर्म हो तुम लोग। चलो बाय।